Hey everyone, welcome to Let's Pass. तो वी आर ऑन हिस्टोरिकल स्कूल. इस लेक्चर में हम ज्यूरिस की बात करेंगे. सो जो मेन नहीं जहाँ से स्टार्ट हुई हिस्टोरिकल स्कूल की, तो वो है मॉन्टेस्क्यू. सो 19 सो मॉन्टेस्क्यू की जो थ्योरी थी, ही इज द फर्स्ट ज्यूरिस ऑफ द स्कूल. और उनकी थ्योरी थी एस्पिरिट देस लॉज, जिसका मीनिंग है स्पिरिट ऑफ द लॉज. तो इन्होंने क्या बोला कि दैट ऑल, मैं आपको इसमें ही लगा देती हूँ. वेट अ सेकंड. इन्होंने बोला ऑल लॉ शुड हैव बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन. हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि कस्टम्स देखने चाहिए, ट्रेडिशन देखने चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए सोसाइटी कैसे चल रही है, और उसके बाद लॉ उसके उसके साथ डेवलप होने चाहिए. और लॉज ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन शुड बी डिटरमाइंड बाय इट्स नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मस्ट बी अ रिलेशन टू द क्लाइमेट ऑफ ईच कंट्री. तो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मीनिंग हुआ? हर लॉ नेशन की उसके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होती है. जैसे मैंने आपको बोला, इंडिया और पाकिस्तान की लॉ एक नहीं हो सकती. उसी तरीके से इसका मतलब इसमें से मीनिंग यही निकल के आ रहा है कि यूनिवर्सल नेचर नहीं होता है लॉ का. कंट्री बाय कंट्री, कस्टम बाय कस्टम, सोसाइटी बाय सोसाइटी लॉ चलती है. क्लाइमेट चेंज होता है. क्लाइमेट से आप यहाँ लिटरल मीनिंग पे मत जाना. इट मीन्स व्हाट इज गोइंग ऑन इन अ कंट्री, इसका मतलब ये है. सो यहाँ से निकल के आया. और मॉन्टेस्क्यू फर्स्ट यूरिस्ट थे. तो और उन्होंने ये बोला था. ओके, अब हम चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेविक पे. आइए, सेविक, ओ सॉरी, ह्यूगो पे. तो इनको हम ज्यादा डिटेल में नहीं बोलेंगे. इन्होंने बोला था कि लॉ इज द रिजल्ट ऑफ हैबिट्स, एंड एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ द वे पीपल, इट इज रिजल्ट ऑफ द वेज ऑफ पीपल. लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी क्या हैबिट है, व्हाट आर देयर एक्वायर्ड नेसेसिटीज. तो ये सब है. तो ये ह्यूगो बोलते हैं. सो वन एंड ऑल, सबके वर्डिंग्स अलग हैं, लेकिन इसकी जिस्ट एक ही निकल के आ रही है. इसी तरीके से बर्क ने बोला था इवोल्यूशन की जो इवोल्यूशन ऑफ लॉ है, इट इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस. सो साथ के साथ चलता रहता है. तो लॉ इवॉल्व होती रहती है ऑर्गेनिकली. सो दिस इज व्हाट ही सेड. और पुश्ता जी ने क्या बोला था? ही वॉज ए स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ सेविग्नी एंड ही सेड दैट लॉ इज द रिजल्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल एंड इंडिविजुअल विल. तो हम सेविग्नी से पहले पुश्ता को डिस्कस कर लेते हैं इनका. तो इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल एंड इंडिविजुअल विल. ये लाए थे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजा इंस्ट्रूमेंटलिस एंड कॉजा प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. मतलब कि इसका मतलब ये था कि जो सेल्फ इंटरेस्ट है, यानी कि जो जैसे मैं हूँ, मेरा जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो कॉजेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल विल एंड जनरल विल. तो जो मेरी मेरी विल है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी विल कुछ भी हो सकती है. मैं कुछ भी सोच सकती हूँ कि मैं ये करना चाहती हूँ. लेकिन जो जनरल विल है, जो सोसाइटी की विल है, अगर वो मेरी विल उसके साथ चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग होता है. तो जब मेरी अपनी विल में और जनरल सोसाइटी की विल में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो उसका रिजल्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ होता है. वहां से फिर उस कॉन्फ्लिक्ट से वो लॉ निकल के आती है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजा इंस्ट्रूमेंटलिस एंड कॉजा प्रिंसिपलाइज ऑफ लॉ. और इसकी वजह से ही ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिविजुअल और जनरल में, तो वहां से स्टेट्स का एग्जिस्टेंस होता है. सो दिस इज व्हाट पुश्ता सेड. तो ऐसे स्टेट एग्जिस्ट में आता है एज पर पूछता. तो नीदर द पीपल नॉर द स्टेट अलोन इज द सोर्स ऑफ लॉ. तो ये दोनों से मिलके आता है. ऐसे नहीं कि स्टेट अपनी लॉ अलग ही बनाए पड़ा है और सोसाइटी में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. सो दिस इज व्हाट पुश्ता सेड. अब हम आएंगे सेविलिंग पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेविलिंग ने स्टार्ट कहाँ से किया था? उनका वर्क है दास रेच दास वेस्टेजेस. तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है लॉ ऑफ पोजेशन. उन्होंने लॉ ऑफ पोजेशन पे भी काफी काम किया था. तो ये दास रेच डेस वेस्टेजेस, ये आप देखोगे, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ. हाँ, इसका मीनिंग है लॉ ऑफ पोजेशन. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हुई थी सेविग्नी के हिस्टोरिकल स्कूल की. और उन्होंने बोला था कि लॉ
और इसी अपने काम में बोला था दैट लॉ इज नॉट एन आर्टिफिशियल लाइफलेस मैकेनिकल डिवाइस। तो मतलब इससे वो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो जैसे हम लॉ का डायरेक्ट कोडिफिकेशन कर जिन कंट्रीज ने या अगर हुआ है बिना कुछ जाने विदाउट नोइंग द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, तो ऐसे मैकेनिकली आप कोई लॉ नहीं बना सकते हो बिना सोचे समझे कि बस बना दिया और बस पनिशमेंट देने के लिए लॉ बना दी। उसके पीछे बहुत सारी चीजें समझने वाली होती हैं। सो इट इज नॉट एन आर्टिफिशियल लाइफलेस मैकेनिकल डिवाइस, ये उन्होंने बोला। और इनको सेविग्नी को डार्विन बिफोर डार्विनियन भी बोला जाता है इसी वजह से, एंड ही इज आल्सो कॉल्ड एज अ सोशियोलॉजिस्ट बिफोर सोशियोलॉजिस्ट। और इसका जो कोर है उनका एस्से वोम बैरूफ में है, जिसका मीनिंग है ऑन द ओकेशन। एंड इसमें सेविग्नी ने बोला है दैट लॉ इज वॉक्स लीस्ट, जिसका मतलब है कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। तो ये तो बस शॉर्ट में था, यहाँ पे हम सेविग्नी की अच्छे से थ्योरी देखेंगे। उन्होंने क्या क्या लिखा, उन्होंने वॉम बेरूफ लिखा, उन्होंने लॉ ऑफ पोजेशन लिखा जो हमने पीछे करा, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ लिखी, और उन्होंने द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ भी लिखा। तो ये जो वॉम बेरूफ है, इसका मीनिंग है ऑन द वोकेशन। ये 1814 में सेविग्नी ने लिखी थी, और यही इनकी मेन थ्योरी है, और ये एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस में पूछा जाता है, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ वॉम बेरूफ। तो इस पे आने से पहले मैं इन्होंने ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे भी लिखा है तो मैं बता देती हूँ फिर से। लॉ इज नॉट एन आर्टिफिशियल लाइफलेस मैकेनिकल डिवाइस, जो कि मैं इस पीछे समझा चुकी हूँ। तो और ये उनका दास रीज दिस लॉ ऑफ पोजीशन, and it is said to be the starting point of historical jurisprudence. He is also called as the Darwinian before Darwin and a sociologist before sociologist theory. तो ये जो उनका काम था, ऐसे था ऑन ऑन द वोकेशन वोम बेरूफ। इसमें उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने जो मेन चीज बताई थी जो याद करने वाली है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी बहुत आती है, लॉ इज द रिजल्ट ऑफ द जीनियस ऑफ द पीपल। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स लॉ इज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस, सोशल कॉन्शियसनेस। सोसाइटी में उस टाइम सोशली क्या चल रहा है, लोग कितने इवॉल्व हैं, लोग कितने इवॉल्व नहीं है, लॉ वहां से निकलती है। लॉ लॉ लोगों से निकलती है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी की या एक पर्टिकुलर कंट्री की या फिर एक पर्टिकुलर कस्टम की, वहां से लॉ निकलती है। और यही उनका मेन था वॉम बेरूफ, और इसी में ही उन्होंने इसीलिए कहा जो मैंने आपको पीछे बताया था हिस्ट्री में कि उस टाइम पे वो जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ चल रहा था बाय थेबॉट ऑफ हाइडलबर्ग, ये उनके क्रिटिसिज्म में ये ऐसे आया था। और इसको और ये ही जो कॉमन कॉन्शियसनेस है पीपल की, इसको फोक्सकीट बोला जाता है। लॉ हैज इट्स सोर्स इन द जनरल और कॉमन और पॉपुलर कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। सो व्हाई जनरल और कॉमन और पॉपुलर, क्योंकि मान लीजिए एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 80 लोग एक ही चीज को मान रहे हैं और 20 लोग नहीं मान रहे हैं, तो जो जनरल कॉन्शियसनेस है वो ली जाएगी, ना कि माइनॉरिटी वाली। सो दिस इज दी जो कि जनरल चल रहा है वो लिया जाएगा, दिस इज दी कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल, और इसी को फोक्सकीट बोला जाता है। और क्या बोला सविग्नी ने बोला दैट लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ विद द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल एंड फाइनली डाइज अवे एज द नेशन लूजेस इट्स नेशनैलिटी। जब एक नेशन की नेशनैलिटी ही चली जाती है, ग्रो करती है, इवॉल्व होती है, हिस्टोरिकल स्कूल का फंडा है, लेकिन अगर कंट्री ही नहीं रही तो वो जो फाइनली मर जाती है। अब आप इसको इस एग्जाम्पल से ले सकते हो, मान लीजिए इंडिया की लॉ है, इंडिया पे किसी दूसरी कंट्री ने कब्जा कर लिया, कर क्या लिया, मतलब इतने साल पहले जब ब्रिटिशर्स थे, तो जो उस टाइम पे इंडिया में लॉ चल रही थी, ऑब्वियसली वो लॉ नहीं रह गई। ब्रिटिशर्स अपनी लॉ लेके आए, जब मुस्लिम इन्वेड किया था मुस्लिम्स ने, तब वो अपनी लॉ लेकर आए। तो जब एक आप नेशनैलिटी लूज कर देते हो तो लॉ भी चेंज हो जाती है और वो लॉ नहीं रहती। तो एंड फिर है कि ही वॉज नॉट टोटली अगेंस्ट कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, ये भी मैंने आपको समझाया कि एज पर हिस्टोरिकल स्कूल, एज पर सेविग्नी, लॉ को पहले समझो, कस्टम को समझो, ट्रेडिशन को समझो, कॉन्शियसनेस समझो पीपल का, कॉमन जनरल पॉपुलर कॉन्शियसनेस समझो, जीनियस ऑफ पीपल समझो, और उसके बाद आप कोडिफाई कर सकते हो लॉ को, ये सारी चीजें समझ के। हबड़ तबड़ में जस्ट लाइक टू कोडिफाई द लॉ, you don't need to make the laws for that purpose. Understand, and then you make law, but without any knowing the background or anything,
for he is against that kind of codification of law. And then he also said the law is found and not made. लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, मैंने आपको पहले समझाया, हर कंट्री की लॉ लोगों के हिसाब से होती है, अलग अलग होती है, और एम्फेसिस है इस पे स्प्लिट ऑफ पीपल पे, लॉ लैंग्वेज पे, कस्टम पे, और गवर्नमेंट का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लोगों से ही गवर्नमेंट बनती है। तो ये है हमारे 7। मैं आपको कोडिफिकेशन के लॉ के बारे में एक और बताऊंगी, दैट ही वाज नॉट टोटली अगेंस्ट द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, बट हाउएवर हाँ, तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी कि उन्होंने कैसे अपोज किया था ये जो कोडिफिकेशन हुई थी जर्मन लॉ में, उसको नेपोलियनिक कोड जब नेपोलियन आ गया था। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि जर्मनी अलग अलग डिवाइड हो गया था बहुत छोटे छोटे स्मॉलर स्टेट में। तो वो बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे इतने छोटे छोटे स्टेट्स का कोडिफिकेशन करना आप थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि यूरोप बहुत बड़ा नहीं है, और अब थोड़ी सी दूरी पे एक आप दूसरे स्टेट में वहां पे पहुंच सकते हो, और वहां पे जाओगे कि यहाँ पे कोडिफिकेशन कुछ अलग तरीके से हो रहा है। तो उस टाइम पे जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ थी, इट वाज वेरी क्वाइट प्रिमिटिव, इट वाज इमेच्योर एंड इट लैक्ड यूनिफॉर्मिटी। अगर कोडिफिकेशन हो भी रहा है तो देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी। तो दिस इज व्हाट Savigny meant by that he was not totally against the codification of laws, but at least आप जानो, और अगर आप कोडिफाई कर रहे हो तो आप एक यूनिफॉर्मिटी तो लेके आओ, इट शुडंट बी immature and primitive. So this is what he meant. एंड थ्रू दिस कोडिफिकेशन के जो व्यू है सेविग्नी का, वो इनका यही मतलब है दैट इट शुड बी प्रीसीडेड बाय एन ऑर्गेनिक प्रोग्रेसिव साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लॉ, by which and by all these organic progressive and scientific study he meant the historical history. ये सब होना बहुत जरूरी है, और रिफॉर्म्स जो हैं they should await the result of the historian work, and the legislators also they should look before they leap into reform. So this is then after that you can do codification of laws. तो ये सेविग्नी ने बोला, और मैं थोड़ा सा इसको जिस्ट ले लेती हूँ। तो सेविग्नी ने क्या क्या बोला कि लॉ लैंग्वेज कस्टम एंड गवर्नमेंट का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, सब एक है। द ऑर्गेनिक डेवलपमेंट ऑफ लॉ विद द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ पीपल डेवलप्ड एंड इन दिस इट रिजेम्बल्स लैंग्वेज, और लॉ ग्रोज विद अ नेशन के साथ ग्रो करती है एंड उसी के साथ बढ़ती है, एंड इट डाइज एट द डिसोल्यूशन ऑफ द नेशन। और जो फिर कस्टम में बोला कि कस्टम प्रीसीड्स लेजिस्लेशन एंड इट इज सुपीरियर टू इट, एंड इट शुड कंफॉर्म टू कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल। लेजिस्लेशन कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल पे होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कस्टम हमेशा प्रीसीड करते हैं लेजिस्लेशन को। एंड कस्टम क्या, और भी कस्टम पे उन्होंने ये भी बोला कि कस्टम में भी एविडेंस ऑफ लॉ बट इट्स रियल सोर्स लाइज डीपर इन द माइंड्स ऑफ मैन। मतलब कस्टम से भी पीछे वो क्यों है, वो इंसान को ही पता है कि व्हाट इज द डीप रूट ऑफ दैट कस्टम, व्हाई दैट कस्टम इज बीइंग फॉलोड। और उन्होंने बोला कि लॉ यूनिवर्सल नहीं है, इट इज नॉट ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड इट वेरीज विद पीपल एंड एजेस। और लॉयर्स के लिए भी ये सेविग्नी ने बोला कि लॉयर्स आर वॉइस ऑफ पॉपुलर कॉन्शियसनेस एंड देयर फंक्शन इज टू मोल्ड लॉ। लॉयर्स ये नहीं है कि उन्होंने लॉयर्स का भी थोड़ा सा बता दिया कि लॉयर्स क्या करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, वो वॉइस देते हैं टू द पॉपुलर कॉन्शियसनेस, एंड उनका फंक्शन है मोल्ड करना लॉ को दोनों पार्टी से, मतलब दैट ऑलरेडी। Or last but not the least, instead of the individual, his emphasis is laid on the spirit of the people, जिसको बोला जाता है vote speech, the source of law. So this is all about Savigny, and in next lecture we will talk about Henry. Till then, bye bye, enjoy.